हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपके आज का जो मैथ्स का पेपर आपका आया था उसका पेपर सोल्यूशन कराने वाली हूँ। तो चलिए पेपर सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपका ये एग्ज़ाम जो है वो अच्छा ही गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको हिमांशु सर ने करवाई थी मैथ्स और जो मैंने साइंस आपको करवाया था, तो मैंने जो साइंस का पेपर देखा है वो तो पूरा 90%, बस एक बीजांड वाला जो लास्ट क्वेश्चन था वो ज़रूर आपको प्रैक्टिस सेशन में नहीं कराया गया। बाकी जो आपका 99% जो आपका पेपर था वो मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करवाए थे उसी से ही आया था। तो आई होप आपका जो पेपर है वो अच्छा ही गया होगा। चलिए अपन मैथ्स का ये पेपर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, है ना, फोर्थ वाला। देखिए इसमें जो एल रहता है आपका रोमन लेटर्स में, उसमें एल की पुनरावृत्ति नहीं होती। देखिए एल जो है वो डिनोट करता है 50th आपके मतलब स्थान को, है ना, 50वें स्थान को। और जो अपन 100 के लिए यूज़ करते हैं वो अपन सी को यूज़ करते हैं 100 के लिए, और एल को यूज़ करते हैं 50 के लिए। तो देखिए जब हमें 50 के बाद एक और 50 लेना है तो वो 100 हो जाता है, तो हम उसको सी से डिनोट कर देते हैं। इसलिए एल जो आपका सिंबल रहता है वो दोबारा से रिपीट नहीं होता है रोमन लेटर्स में, ठीक है। तो आंसर आपका डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका संख्या, अगला प्रश्न है संख्या 70,560 के में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 70,560 जो संख्या दी गई है उसमें 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल करना है। वेरी इजी। 5 का स्थानीय मान क्या रहेगा आपका 500 है यहाँ पर, और 6 का जो स्थानीय मान है वो 60 है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका आंसर आ जाएगा आपका 3000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.5 का 4% कितना होता है। 0.5 का 4% कितना होता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी जो प्रैक्टिस करके गया है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आया होगा। बाकी जो प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहेंगे उनका तो भगवान ही मालिक है। तो चलिए इसको बता देती हूँ मैं आपको कि 0.5 का 4% मीन्स 4 है ना, 4% का इंटू कर देंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4/100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमने हटा दिया। कट कर लीजिए, वेरी सिंपल है, ऐसा कुछ बड़ी इसमें चीज़ नहीं थी आपकी, है ना। तो 2/100 आ गया, तो 2/100 को आप क्या लिखेंगे 0.02, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी 0.02। आपका 0.05 का 4% होता है, ठीक है। सेकंड इसका ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का मस 35 है और लस 525 है ना। महत्तम समापवर्तक 35 है और लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 525 है। तो उनमें एक संख्या जो है वो 175 दी गई है, आपको दूसरी संख्या जो है वो ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो इसका देखिए फॉर्मूला रहता है जो कि आप सभी को पता ही होगा, लस गुणा मस इज इक्वल्स टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये आपका रहता है फॉर्मूला। बस आपको पुट ऑन करनी थी वैल्यूज, नॉट अ बिग डील। 35 मल्टीप्लाई बाय 525 इज इक्वल्स टू 175 इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। 175 इसके अपॉन में चला जाएगा। इसका सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। जब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी तो विद सोल्यूशन ही मिलेगी। देखिए मैं इसका आंसर आपको सोल्यूशन में दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, मस इंटू लस पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आपको 35 और 525 जो है वो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है। पहली संख्या 175 है
और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या जो है वो अपॉन में चली जाएगी। 175 से 525 3 टाइम्स कट हो जाएगा। जब 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 105 आंसर आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या जो रहेगी वो आपकी रहेगी 105। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया था, वैल्यू पुट ऑन करनी थी आपको x की, और जो समीकरण दिया था उसमें फिर आपको उसका मान ज्ञात करना था। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 दिया गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 1 दिया गया है और -2 में दिया, इस तरीके से दिया गया है कि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +2। तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल आई, 3। अब बस इस 3 की जो ये x की वैल्यू जो निकली है आपकी 3, उसको आपको जो आपका समीकरण दिया गया था उसमें रखना था। तो दिखा देती हूँ मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू निकली वो 3 निकली, और समीकरण क्या था अपना, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 3 आई, तो हम क्या कर देंगे, x स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर रख देंगे। उसी तरीके से 5x में 5 लिखकर उसकी x की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। तो 3 गुणा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, तो और 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 15, फिर +2 का साइन। ठीक है ना, फिर +2, तो ये आपका 3 गुणा 9 हो जाएगा 27, 15 का 15 और +2, तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मात्र आपका क्या था, प्लस का था। ठीक है ना, बस आपको पॉइंट जो है उसका ध्यान रखना था, और एक बिल्कुल सिंपल प्लस का आपको क्वेश्चन दिया गया था। क्या था, 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 है ना, इसका मान ज्ञात करना था। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको पॉइंट का ध्यान रखना रहता है, और सिंपल ये आपका प्लस का क्वेश्चन होता है। तो चलिए मैं आपको यहीं पे इसका सोल्यूशन समझा देती हूँ। जैसे 6 था, आप इसको 6.0 भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, फिर उसके बाद लिख देते हैं 6.6, इसके नीचे पॉइंट आपके एक बराबर होने चाहिए बस, फिर आ जाएगा आपका 6.66। ठीक है ना, और लास्ट में आपका आ जाएगा 6.666। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल आपके जो पॉइंट है वो एकदम एक के नीचे एक होने चाहिए, और बस आपको इन्हें क्या है, सिंपली प्लस कर देना था। देखिए मैं इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर दिया गया है आपको, इस तरीके से अपन ने अरेंज कर दिया। आप देखिए 6 का 6 हो जाएगा, 6 + 6 12, तो 2 कैरी 1, 6 + 6 + 6 इज इक्वल्स टू 18 है ना। 18 में 1 प्लस किया तो 19, 19 का 9 कैरी 1, 6 + 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 6 चौक 24, 24 में 1 प्लस किया तो 25। तो आपका उत्तर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 25.926। ठीक है, अब आप जो है वो टैली करते रहिए कि आपने क्या क्या आंसर निकाला था। ठीक है, तो यहीं से आपको आपकी मार्किंग भी पता पड़ जाएगी कि किसके कितने मार्क्स आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको मतलब आपको प्रकार और पटरी यानी कि स्केल के माध्यम से क्या बनाना था, आपको 120 डिग्री का कोण बनाना था। ठीक है ना, तो ये रचना से संबंधित एक प्रश्न आ गया, वेरी सिंपल। ये भी आपको जो है वो प्रैक्टिस सेशंस में सभी कराए जा चुके हैं। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं अपन। देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले जब एक कोण की रचना करती है तो हम क्या करते हैं कि एक रेखाखंड को ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, तो हमने एक रेखाखंड AB ड्रॉ किया। ठीक है ना, ये A हो गया और ये B हो गया। आप क्या करेंगे, अब हम बिंदु A को केंद्र मानते हुए प्रकार को एक निश्चित दूरी तक ओपन करेंगे और एक चाप जो है वो बिंदु A को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे। ठीक है ना, रेखा AB पे एक चाप खींचेंगे। ठीक है ना, जो बिंदु C पर रेखा AB को
टच करता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो आपने प्रकार जिस डिस्टेंस पे खोला है उसी डिस्टेंस पे आप उसको स्टेडी रखेंगे, उसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे। और फिर क्या करेंगे, बिंदु सी को केंद्र मान के एक और चाप इसी चाप के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चाप लगाया जाएगा ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरा चाप जो कि आपने लगाया था वो बिंदु डी पर इस चाप को कट करता है। अब हम क्या करेंगे कि वही निश्चित दूरी पर प्रकार को जो खुला हुआ है, अब बिंदु डी को आप सेंटर मान के एक और चाप लगाएंगे जो कि 120 डिग्री का हो जाएगा, है ना। ये भी क्या रहेगा, 60 डिग्री का ही कोण रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका 120 डिग्री का कोण जो है वो बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस कटान बिंदु से लाइन खींच देंगे तो ये आपका 120 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है ना, वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा मतलब एकदम जो पेपर जो आया था, अगर जिसने थोड़ी भी प्रैक्टिस करी होगी मैथ्स की तो उसको बिल्कुल भी उसने हर एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया होगा और सारे ही क्वेश्चन वो सही करके आया होगा। बाकी आप आपका सॉल्यूशन जो है वो मैं जो सॉल्यूशन करा रही हूँ उससे टैली कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वें में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, उसका परिमाप 180 मीटर है ना, उसका परिमाप कितना है, 180 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या करना था, चौड़ाई ज्ञात करना था। तो देखिए आयत का जो परिमाप होता है इसका सूत्र क्या रहता है, सभी बताइए, कमेंट कीजिए। आयत का परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप। ठीक है ना, क्या रहता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ स्पेस कम होने के कारण। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। देखिए सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पर मैं अभी आपको इसी के नीचे करा रही हूँ ताकि आप चीज़ों को इंटर रिलेट कर सकें। तो ये क्या रहता है, आपका आयत के परिमाप का सूत्र रहता है। अब क्या दिया गया है, हमें आयत का परिमाप तो दिया गया है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, परिमाप का मान और लंबाई का मान जो है वो फॉर्मूले में रख के चौड़ाई को निकाल लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन रहेगा आपका, ये देखिए इसका सॉल्यूशन, आयत का परिमाप का अभी अपन ने फॉर्मूला देख ही लिया। आप क्या करेंगे, आयत का परिमाप हमें 180 दिया हुआ है तो हमने 180 को क्या किया, फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, फिर 2 की जगह 2 रहेगा, बस आपको लंबाई की जगह लंबाई का मान रख देना है। अब क्या करेंगे, ये 2 को हम क्या कर लेंगे, ये बराबर के इस तरफ जो है, जब इसको हम गुणा में है तो जब हम इसे बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। 2 से 180 को कट करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा और इक्वल्स टू में 50 प्लस चौड़ाई रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि 50 को बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 90 में से जब 50 को माइनस किया जाएगा तो 40 70 आएगा, जो कि आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न आए थे, बिल्कुल भी कोई भी डिफ़िकल्टी वाला प्रश्न नहीं था। अब वो तो आप ही बता सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है ना, अपना पेपर सॉल्यूशन से आप अपने क्वेश्चन पेपर को टैली कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न दिया है कि कोटि पूरक कोणों के उदाहरण सही समझाइए। अब कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, देखिए वे कोण, ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। और इनका जो है उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, या तो 40 का प्लस 50 डिग्री का कोण, ये एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे, या फिर 30 और 60 डिग्री का कोण, है ना। इस तरीके से आपको ऐसा जो युग्म ढूंढना है जिनका योग जो है वो 90 आए, तो वो आपके कोटि पूरक कोणों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 9 9 9 9,
ये तो आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई 9999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी 100। ठीक है, यही होगी ना। अब इसको क्या करना था, आपको प्लस कर देना था, तो कितना आ जाएगा 9 9, यहाँ पे क्या हो गया 9 + 1 = 10, 1 कैरी और फिर 10, तो आपका हो गया 10099 इज आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे, मतलब हर एक घंटे में 10% पानी, यानी कि पूरा जो पानी है उसका 10% जो है वो रिस कर निकल जाता है और उसकी कमी हो जाती है। तो आपको बताना है 1 घंटे बाद, मतलब जब टंकी में 1000 लीटर पानी भरा हुआ है तो भरने के जस्ट 1 घंटे बाद जो है वो कितने पानी की मात्रा टंकी में बचेगी। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर आएगा, कुल पानी की टंकी में पानी कितना है, पानी कितना है 1000 लीटर है, रिसाव कितने का हो रहा है हर एक घंटे में 10% का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 का 10% निकालेंगे। और परसेंट कैसे निकाला जाता है, आप 1000 में 10% का गुणा कर देंगे, परसेंट का निशान हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है। तो जब आप 1000 को गुणा करेंगे 10% से तो ऐसा हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ गया। तो 1000 का 10% कितना हुआ आपका 100, है ना। शुरुआत में जब टंकी भरी गई है तो उसमें पानी की मात्रा कितनी है 1000 लीटर, और जस्ट 1 घंटे बाद जो है वो 10% यानी कि 100 लीटर पानी निकल गया। तो कितना बचा 1000 माइनस 100 यानी कि 900 लीटर पानी जो है वो टंकी में बचा। तो उत्तर रहेगा आपका 900 लीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था आपसे, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ठीक है ना, आपको क्या करना, आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना था। यहाँ ब्रांड दिया गया है ABCD करके और संख्या दी गई है, जितने ग्राहक उनको यूज़ कर रहे हैं उसकी संख्या 40, 20, 15, 15 और 10। तो इसका क्या करना था, आपको पाई चार्ट बनाना था। मे बी या किसी को डिफ़िकल्टी रहा हो, अगर जो चार्ट वगैरह की, पाई चार्ट वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करके गए हों। वैसे ये प्रश्न भी बहुत ईजी रहते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस की थी या नहीं की थी। वैसे प्रश्न जो है वो बहुत सिंपल है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन रहेगा आपका, देखिए आप सभी को पता होगा पाई चार्ट जो है वो सर्कल के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना। अब एक सर्कल का जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना। ये पूरा जो इसके केंद्र का जो एक घुमाव का कोण होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि विभिन्न ब्रांडों को यूज करने वाले जो आपके कस्टमर्स यानी कि जो ग्राहक है उनकी संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी की संख्याओं का योग कर लेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों का योग करेंगे। तो पहली बार में आपको दिया गया था 40, ठीक है, फिर थे 20, फिर 15, फिर 15 और फिर क्या दिया गया था बताइए जल्दी से। फिर दिया गया था आपको लास्ट वाला 10, ठीक है ना। तो 10 दिया गया था। तो आपका कुल जब योग करेंगे हम आंकड़ों का तो वो हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। कितना 40 + 20 = 60। फिर 60 में 15 प्लस किया तो 75। 75 में फिर हमने क्या किया 15 प्लस किया तो कितना आएगा 90। 90 में फिर 10 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, ठीक है। तो यार ये समझ में आ गई बात। कोण कितना है संपूर्ण कोण 360 का, आंकड़ों का योग कितना हुआ 100। अब हम क्या करेंगे, जो अलग अलग ब्रांड को यूज करने वाले जो कस्टमर थे उनसे हम कोण को ज्ञात करेंगे। तो कोण को ज्ञात करने की विधि क्या होती है, देखिए जब ए ब्रांड को यूज करने वाले कस्टमर्स का संख्या थी आपकी 40, कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है 100,
और आपका संपूर्ण जो कोण है पाई चार्ट का वो कितना है 360 का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 40/100 यानी कि ग्राहकों की संख्या बटे कुल ग्राहक मल्टीप्लाई बाय 360 यानी कि पाई कोण का संपूर्ण कोण की माप। तो आपका आंसर आ जाएगा 144। ठीक है, इसी तरीके से आप जो बी ब्रांड को यूज करने वाले कस्टमर थे उनके भी नंबर को ज्ञात कर लेंगे। ये देखिए बी वाला था आपका, उनकी संख्या थी 20, तो 20/100 गुणा 360 तो आपका 72 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से सी ब्रांड को यूज करने वाले कस्टमर की संख्या थी 15, तो क्या करेंगे 15/100 गुणा 360 तो आपका उत्तर आ जाएगा 54 डिग्री। फिर इसी तरीके से डी ब्रांड के भी 15 ही ग्राहक थे, तो आपका हो जाएगा ये भी, इसका भी उत्तर आएगा 54 डिग्री। और फिर ई ब्रांड को यूज करने वाले कस्टमर की संख्या थी 10, तो 10/100 गुणा 336 तो आपका हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ आपने क्या किया, इन सभी का सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है ना, आपने क्या किया, कोणों की माप निकाल ली। अब आप क्या करेंगे कि जब आपने जो एक सर्कल ड्रॉ किया था उस पर चांदे की सहायता से आपको एक्यूरेट अगर बनाना है, देखिए अगर आपको अप्रॉक्सीमेट पता रहता है कि 144 का जो कोण है वो कितना रहेगा, उसका जो है ना डिक्लाइन जो है वो कितना रहेगा। डिक्लाइन मतलब जैसे ये आपकी बेस वाली लाइन होती है और इस तरीके से जो रहता है वो 90 रहता है। अब 144 को अगर आप अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कोण कहाँ तक आएगा, तो आप उस हिसाब से ही इसका क्या कर लीजिए, बना लीजिए। या फिर आप क्या करेंगे कि चांदे को जो है वो सेंटर में लगाकर, है ना, और डी को क्या करेंगे, चांदे को सेंटर में लगाकर जो है वो कोणों की माप ले लेंगे। तो जब मैंने इसे सेंटर में लगाई आपका अर्धवृत्त हो गया, या हमने सेंटर में जो है वो चांदे का सेंटर रखा और 144 डिग्री का कोण नाप लिया, तो ये आपका 144 हो गया, ये ए वाला कस्टमर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, चांदे को पलटकर फिर 72 का नाप लेंगे, तो यहाँ पे आपका 72 डिग्री का कोण आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आपको 54 का, फिर अगेन 54 का, और फिर लास्ट में जो बचेगा वो अपने आप 36 का कोण आपका बच जाएगा। इस तरीके से आपको पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ करना था। ठीक है ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बस ये है कि जो प्रैक्टिस करके गया था वो कर पाया होगा और जिसने नहीं की होगी वो नहीं कर पाया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया था आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में यानी अपने पर्सनल यूज में, और 1/2 भाग जो है वो घरेलू खर्च में, और 1/5 भाग जो है वो बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है, तो उसके पास अपनी कुल आय का कितना भाग बचता है। तो देखिए हम क्या मानेंगे कि कुल भाग को क्या मानते हैं, 1 मान के चलते हैं। ठीक है ना, मतलब कुल उसकी जो सैलरी थी वो 1 थी। अब 1 में से 1/4 वो खुद के ऊपर खर्च कर रहा है, 1/2 जो है वो घर में खर्च कर रहा है, और एक बचे हुए भाग में से 1/5 जो है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो तीनों भाग दिए गए थे इनको पहले प्लस कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपका कुल खर्च में कितना भाग जा रहा है वो पता पड़ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि जो सैलरी थी उसमें से वो कुल खर्च को माइनस कर लेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, बचा हुआ भाग जो है वो मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका सॉल्यूशन रहेगा, देखिए कुल खर्च में से 1/4 जो है वो व्यक्तिगत खर्च में। ठीक है, फिर इसमें हम प्लस करेंगे घरेलू खर्च को जो कि 1/2 था, फिर उसमें प्लस करेंगे हम किसको, बच्चों की शिक्षा पे जो खर्च हो रहा है यानी 1/5। अब जब इन तीनों को प्लस किया जाएगा तो आप देखिए एलसीएम निकाल कर, अगर अब मैं ये भी आपको सिखाऊं तो वो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इतना तो आपको आता ही होगा। क्या होगा, इसका एलसीएम निकाल लेंगे या फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आया आपका 40 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 40 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 ही रहेगा। फिर आप 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, और 1 से प्लस करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। फिर आप 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। तो ऊपर के आंकड़ों को जब आप जोड़ देंगे तो आपका 38 हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा आपका
40 रहेगा। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो आपका 38/40 आया है, ये क्या आया, आपका कुल खर्च हुआ है ना, जो आप खर्चा कर रहा है वो व्यक्ति। और किस में से खर्चा कर रहा है, वो अपनी सैलरी में से खर्चा कर रहा है। सैलरी को हमने कितना लेकर चले, 1, तो 1 में से जब हम माइनस क्या करेंगे, 38/40 को माइनस करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो नीचे 40 और 40 माइनस 38, तो 38 का क्या होगा, आप 40 में से 38 को माइनस करेंगे तो 2/40, जब इसको कट करेंगे तो 1/20, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/20, यानी उसकी सैलरी में से जो उसकी सैलरी, सब पूरी सैलरी का 1/20 जो भाग है वो उसके पास बचता है, बाकी का पूरा भाग जो है वो खर्च हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 1/20। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न था सरलीकरण का। ठीक है ना, बोर्ड मास रूल यूज होगा इसमें, और सरलीकरण का ये आपका जो था वो प्रश्न था। तो इसमें क्या करना था आपको, इसको सरलीकरण करना था। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो ये देखिए आपको समीकरण दिया गया था 121 भाग बिग ब्रैकेट 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 3 इंटू 3, फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया है और बिग ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, है ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका -9 आएगा, -9 और 14 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसे हटाना है, तो 14 माइनस 9 करेंगे तो आपका 5 आंसर आएगा, तो 16 माइनस 5 रहेगा। अब हम इस बिग ब्रैकेट को हटाएंगे तो 16 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 11, और बाहर भाग में क्या दिया गया था 121, तो जब 121 को 11 से भाग किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 11। ठीक है ना, सिंपल बोर्ड मास का रूल इसमें यूज करना था, पहले स्मॉल ब्रैकेट को हटाना था, फिर कर्ली को, फिर बिग को, और फिर डिवाइड कर देना था। ठीक है, बिल्कुल सरल था। अगर जिसने पूरे कंसंट्रेशन से ये क्वेश्चन किए होंगे तो उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। अगला जो प्रश्न दिया है वो है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, परिमाप दिया गया है समबाहु त्रिभुज का। अब देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी 12, ये भी 12, सॉरी यहाँ पे परिमाप दिया गया है। तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, देखिए तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो परिमाप बराबर आ जाता है आपका, परिमाप बराबर हो जाता है 3 गुणा भुजा। ठीक है ना, 3 भुजा होती है ना, और तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों को हम प्लस कर देंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, परिमाप आपको 12 दिया गया है, और परिमाप का सूत्र क्या होता है समबाहु त्रिभुज के, 3 गुणा भुजा, तो 3 गुणा भुजा, तो 3 को इसके बट्टे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12/3 बराबर भुजा। 12 को 3 से कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, तो भुजा क्या निकल आई आपकी 4। ठीक है ना, भुजा का मान कितना निकल आया 4, तो भुजा बराबर हुआ आपका 4। अब हमें क्या करना है, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जिसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होगा उसने तो फटाक से आंसर कर दिया होगा, जिनको पता ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे कर पाएंगे, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र वो रहेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, अब देखिए 1/2 तो आ गया। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कि देखिए हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया। अब देखिए प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी निकली 4 की, तो ये भी आपका 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये भी क्या हुआ 4। पर ये एक हमने इस पे लंब डाला, तो ये लंब क्या करता है, ये आधार वाले हिस्से को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ये भाग भी हो गया 2 और ये भाग भी हो गया 2। अब
जो सूत्र है वो क्या कहता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधार इतना ही लेके चलेंगे। ठीक है ना, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, ये जो है ये पूरा आपका क्या रहेगा, आधार रहेगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाली। तो अब हमको ये तो ज्ञात ही नहीं है, हमें क्या ज्ञात है, ये ज्ञात है और ये ज्ञात है, हमें ऊंचाई तो ज्ञात ही नहीं है। तो देखिए, जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये आपका लंब हो गया, लंब का स्क्वायर, और फिर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो 4 आपको दिया गया है, आपको हाइट जो है वो पता नहीं है, और आधार भी आपका 4 है। तो जब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो जो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला निकल कर आता है क्षेत्रफल का, वो निकलता है आपका क्षेत्रफल बराबर √3a² 4। ये फॉर्मूला जिसको याद होगा उसने तो फटाफट प्रश्न कर लिया होगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, √3a² 4। ए मतलब भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर बटे 4, और आगे मल्टीप्लाई में √3। तो हमने भुजा तो 4 निकाल ही दी थी, अब क्षेत्रफल में क्या करेंगे, √3 का √3 रहेगा, तो भुजा का स्क्वायर है तो 4 गुणा 4 का स्क्वायर लिख देंगे, बटे में 4 है ही सही, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका उत्तर आ जाएगा 4√3। बहुत ही सिंपल था, जिसको ये फॉर्मूला याद होगा उसने तो 1 मिनट में इसका उत्तर निकाल लिया होगा, और जिनको नहीं पता होगा तो वो ठन ठन पाल मदन गोपाल कर रहे होंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न था, ये भी x की वैल्यू को पुट ऑन करने वाला, यानी सरलीकरण का था। मैक्सिमम पोर्शन जो है वो सरलीकरण ने ही कवर किए हैं। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि x की वैल्यू आपको 1/2 दी गई है, जो आपको इस समीकरण में पुट ऑन करनी थी, और इस समीकरण का जो है वो मान ज्ञात करना था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए, समीकरण दिया गया था कि 3x फिर ब्रैकेट में 4x - 5 प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। ठीक है ना, ये तो आपका समीकरण था। अब x की वैल्यू दी गई थी आपको 1/2, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे। तो हमने क्या किया, 3 गुणा x। देखिए, 3x था तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच में गुणा था, तो हमने 3 गुणा x किया, तो x की वैल्यू क्या है, 1/2 लिख दी। ठीक है ना, आगे बात समझिए। फिर 4 के साथ भी हमने क्या किया, 1/2 लिखा, क्योंकि 4x था तो x की वैल्यू पुट ऑन कर दी, फिर -5 एज इट इज लिखा, और ब्रैकेट क्लोज, और फिर +3। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 1/2 यानी कि x की वैल्यू में, तो आपका आ जाएगा 3/2। जब हम 4 का गुणा करेंगे 1/2 में, तो उत्तर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल होकर क्या बचेगा, 2। -5 एज इट इज वही रखा है, और +3 भी वही का वही है। ठीक है ना, उसको हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू रख के हमने पहले इसको सॉल्व किया। अब आगे क्या करेंगे, हमारा जो समीकरण है वो क्या बना, 3/2 ब्रैकेट 2 - 5 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर +3। ठीक है, अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, सही है। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो इस 3/2 का इस 3 में गुणा हो जाएगा। तो जब 3 का 3 से गुणा होगा तो -9 और फिर बटे में 2, इधर बचा आपका 3/3 है। तो 3 के नीचे हम क्या मान लेंगे, बटे 1 मान सकते हैं ना, जब जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो हम उसके नीचे बटे 1 मान लेते हैं ताकि उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। अब क्या करेंगे कि 9/2 + 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बटे में 1 मान लें, इन दोनों का एलसीएम लेके 2 आ जाएगा। 2 को 2 से भाग किया तो 1 और फिर 9 से गुणा किया तो 9 का 9 है ना, -9। और जब हमने 2 को 1 से भाग दिया तो 2 और फिर ऊपर हमने 3 से गुणा किया तो 6। तो आपका जब -9 + का 6/2 आएगा।
-9 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 3 आया और बटे 2, तो यही आपका क्या रहेगा, उत्तर हो जाएगा क्या, -3/2। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न आए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न था 8 मीटर लंबी तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल कितना है। आयत का क्षेत्रफल जो है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या दी गई है, 8 मीटर और 2 मीटर। फाइंड क्या करना है, हमें वर्ग का परिमाप निकालना है। यानी पहले हम क्या करेंगे, आयत की जो भी आपको विमाएं दी गई हैं, लंबाई और चौड़ाई, उससे आप पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो जो आयत का क्षेत्रफल आएगा वही वर्ग का क्षेत्रफल रहेगा। अब हम वर्ग के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से फिर क्या कर लेंगे, भुजा को ज्ञात कर लेंगे, और जैसे ही भुजा ज्ञात करेंगे हम परिमाप के सूत्र में भुजा की वैल्यू डाल देंगे और परिमाप को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें क्या दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो फॉर्मूला होता ही है। तो लंबाई कितनी दी गई है, 8 मीटर, और चौड़ाई दी गई है 2 मीटर। तो हमने पहले क्षेत्रफल निकाला तो क्या आ गया अपना, 16 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। और हमें प्रश्न में दिया गया कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो अगर आयत का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग का भी क्षेत्रफल कितना होगा आपका, 16 हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो यानी भुजा का स्क्वायर, तो 16 बराबर भुजा का स्क्वायर, ये स्क्वायर जब है इसके इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 का रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 का रूट कितना होता है, 4, तो भुजा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4। अब हम क्या करेंगे, परिमाप के सूत्र में इस भुजा की वैल्यू को पुट ऑन कर देंगे। तो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा भुजा की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 गुणा 4, तो आपका वर्ग का परिमाप भी कितना आ जाएगा, 16 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले जो दोनों प्रश्न हैं वो भी आपके सरलीकरण के ही प्रश्न हैं। ये देखिए, तो चलिए इनका सरलीकरण करके देख लेते हैं। ये देखिए, प्रश्न में आपको संख्या दी गई थी -12/30 गुणा, यहाँ पे गुणा नहीं था, यहाँ क्या था, भाग था, है ना। प्रश्न में आपको संख्या थी 12/30 भाग 3/5, पर यहाँ मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन करके लिखा है कि -12/30, अब भाग का 3/5 था, तो जब हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी संख्याएं जो है वो उलट जाती हैं, सभी को पता है। तो क्या आ जाएगा, इनटू में 5/3 आ जाएगा, फिर प्लस का 8/10 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, कि अब इसमें करेंगे कि ये आपका एक समीकरण तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने में क्या करेंगे, ऊपर की संख्या का ऊपर से गुणा और नीचे की संख्या का नीचे में गुणा। तो 12 पंजे 60 और 30 दिया 90, तो माइनस का 60/90 आ गया, फिर प्लस का 8/10 जो है वो एज इट इज़ उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका लस से ले लेंगे, तो 90 और 10 का आ जाएगा आपका 90। 90 को 90 से भाग किया तो 1 है ना, 0 मतलब, और फिर 0 को हमने किससे गुणा किया, 1 आएगा, और फिर 0 को जब 60 से गुणा करेंगे तो 60 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आप 90 को 10 से भाग देंगे तो 9 को हमने क्या किया, 8 से गुणा किया तो 72 आ गया, -60 प्लस 72/90। ठीक है, माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 12/90। ठीक है ना, माइनस का साइन नहीं रहेगा क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है वो छोटी है और प्लस की वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ही, तो आपका आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा आपका 12/90। 12 को 90 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/15। तो आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका 2/15, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सरली प्रश्न का जो दिया गया था सरलीकरण का प्रश्न,
उसमें आपको ये संख्या जो थी वो थी, देख लेते हैं उसे भी, -4/6 मल्टीप्लाई बाय -8/10 माइनस का 16/30। ये आपकी संख्या दी गई थी, इसका सरलीकरण करना था। तो देखिए इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए, ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, -4 × -8, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 32/60 आ जाएगा। फिर माइनस का 16/30 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 60 आएगा। 60 को 60 से डिवाइड किया तो 1, और फिर 32 से मल्टीप्लाई किया तो 32, फिर 60 को आपने 30 से डिवाइड किया तो 2, और 2 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो 32। अब यहाँ पे क्या आ गया, 32 - 32, तो 32 में से 32 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0/60। तो जब हम 60 को 0 से भाग करेंगे तो क्या उत्तर रहेगा अपना, 0। तो आपका आंसर जो रहेगा इस सरलीकरण का वो आ जाएगा 0। तो अब आपने जो है वो अपने आंसर जो है वो टैली कर ही लिए होंगे। अब आपको पता पड़ ही गया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, अब आपको जो कराई जाएगी वो कराई जाएगी, मैं आपकी लूँगी कंप्यूटर की एक रिवीजन क्लास है ना, फास्ट रिवीजन रहेगा अपना। तो उस क्लास के लिए आप तैयार रहिए। नोटिफिकेशन जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं कंप्यूटर की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।